Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs quiz, जहाँ पर हम डेली बेसिस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं स्टैटिक जीके को कवर करते हुए, और हम साथ ही साथ रिवीजन भी यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं 23 एंड 24 ऑफ अगस्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 12 करंट अफेयर्स के बारे में, क्योंकि कल संडे था एंड संडे के दिन हमारी क्लास नहीं होती है, तो इसलिए हम मंडे को 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चेकआउट करते हैं। ठीक है, so without taking any further time, let's get started. The very first question is, which scheme has been recently approved by the government to strengthen India's mobile phone manufacturing ecosystem? इंडिया के मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को और स्ट्रेंथन यानी और मजबूत करने के लिए रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम अप्रूव की है? सो दिस इज़ मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने रिसेंटली नोटिफाई कर दिया है मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को, और इसके लिए इन्होंने बजट तैयार किया है 62,500 करोड़ रुपीज़ का। ये स्कीम अगले 5 सालों तक ऑपरेशनल रहने वाली है, फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2026-27 अप टू फाइनेंशियल ईयर 2030-31। यहाँ पर पर्पस रहेगा इंडिया के ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन हमारी इंक्रीज़ हो सके, सप्लाई चेन्स स्ट्रेंथन हो, एंड जो हमारा मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है वो भी एक्सपैंड हो जाए। ठीक है, तो इस स्कीम में 2 यहाँ पर टारगेट सेगमेंट्स हैं। पहला है टारगेट सेगमेंट 1 मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और दूसरा है टारगेट सेगमेंट 2 इंडिया के मोबाइल फ़ोन ब्रांड्स को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी कब फॉर्म हुई थी? 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको इस्टेब्लिश किया था इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी को प्रमोट करने के लिए। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में लोकेटेड है। एक आपने फेमस इनिशिएटिव भी इनका सुना होगा, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, इसको लीड करता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था ए ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, Which Indian city hosted the 12th edition of BRICS Communications Ministers Meeting in 2026? तो कौन सी हमारी सिटी है जो रिसेंटली वेन्यू साबित हुई है 12th एडिशन ऑफ ब्रिक्स कम्युनिकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग के लिए? द आंसर हियर इज़ ए ऑप्शन, पुणे। ठीक है, तो इंडिया ने इस मीटिंग को होस्ट किया है महाराष्ट्र के पुणे शहर में अंडर इट्स 2026 ब्रिक्स चेयरशिप, एंड ये हाई लेवल मीटिंग थी जहाँ पर फोकस था डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात हुई, फ्यूचर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पर ग्लोबल टेक्नोलॉजी कॉपरेशन किस तरह से इन्हांस करना है इसके बारे में भी फर्दर बात हुई। ठीक है, एंड पुणे को हमने वेन्यू क्यों चूज़ किया है? बिकॉज ऑफ इट्स स्टेटस एज अ प्रीमियर टेक्नोलॉजिकल एकेडमिक एंड आईटी हब इन वेस्टर्न इंडिया, एंड डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज से यहाँ पर आए थे पार्टिसिपेट करने इन द डिस्कशन, जिससे कि कॉपरेशन, लेवरेज, इंटर ऑपरेबल सिस्टम और सब स्ट्रेंथन हो सके, फॉस्टर हो सके, एंड यहाँ पर हम एक सिक्योर और ट्रस्ट वर्दी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर सकें इन अक्रॉस द ग्लोबल साउथ। ठीक है, तो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी क्योंकि इंडिया के पास है 2026 में, तो अब जो भी मीटिंग्स ब्रिक्स के अंडर में हो रही हैं वो इंडिया के अंदर ही अलग अलग शहरों में ऑर्गेनाइज हो रही है। तो ये 12th एडिशन था ब्रिक्स कम्युनिकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग का, जो रिसेंटली पुणे में ऑर्गेनाइज हुआ है। ठीक है, पुणे जो है इसको हम ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, एंड यहाँ पर आईटी और ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ भी बहुत सारी लोकेटेड हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई की। इसका मेन पर्पस क्या होता है? पब्लिक सर्विसेज को डिजिटली एक्सेसिबल बनाना। इंडिया का आधार जो सिस्टम है वो एक एग्जाम्पल है डीपीआई का, एंड डीपीआई से ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी दोनों ही बढ़ती है हमारे गवर्नमेंट सर्विसेज में। राइट, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पुणे। ओके, ब्रिक्स में पहले 4 कंट्रीज़ थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। बाद में साउथ अफ्रीका ने इसको 2010 में ज्वाइन किया एंड ये ब्रिक्स बन गया, बट प्रेजेंट में अब इसमें 11 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ये 5 कंट्रीज़ के अलावा कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं इनके अलावा? तो इजिप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, देन कम्स एथियोपिया, देन कम्स ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, एंड द लास्ट वन इज़ यूएई। ये 11 मेंबर कंट्रीज़ हैं ब्रिक्स के अंडर में। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए मैं इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स को देख लेते हैं।
फर्स्ट है इंस्पायर स्कीम, इसको कौन सा डिपार्टमेंट है जो इम्प्लीमेंट करता है? द आंसर इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। द पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? ये स्कीम इम्प्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। What is the name of the scheme implemented by the government through the Tea Board for Development and Promotion of Tea across India? इस स्कीम का नाम रखा गया था टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री हैज़ इम्प्लीमेंटेड ग्लोबल इंगेजमेंट स्कीम टू प्रमोट इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज इंटरनेशनली? ये मिनिस्ट्री है कल्चर मिनिस्ट्री। नमस्ते स्कीम इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ विच टू मिनिस्ट्रीज? द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। Next year, what is the name of the scheme whose validity was recently extended till 31st of August 2026 to provide credit guarantee support for microfinance institution? इस स्कीम का नाम था क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस 2.0 एंड इसको 31st of August तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। विच स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म इन जुलाई 2026? इसको लॉन्च किया है राजस्थान ने। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट की schemes. Okay, coming to third question, what is the name of the first rural enterprise technical bulletin launched during the national campaign on entrepreneurship? First rural enterprise technical bulletin का क्या नाम रखा गया है? The correct answer here is B option, संकल्प शक्ति। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने रिसेंटली सेकेंड फेज लॉन्च किया है नेशनल कैंपेन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप का अंडर द दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, यहाँ पर पर्पस क्या है? फार्म और नॉन फार्म एंटरप्राइजेस दोनों को सपोर्ट करना विच आर लेड बाय वुमेन फ्रॉम द सेल्फ हेल्प ग्रुप। एंड संकल्प शक्ति पहला ऐसा रूरल एंटरप्राइज टेक्निकल बुलेटिन है, इसको लॉन्च किया गया एज ए मंथली पब्लिकेशन। साथ ही जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स हैं फॉर एंटरप्राइज प्रमोशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, इनको रिकॉग्नाइज किया गया एज द उद्यम सखी। ठीक है, तो यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, संकल्प शक्ति। बात करेंगे दीनदयाल अंत्योदय योजना की, तो ये स्कीम है रूरल पॉवर्टी को कम करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। इसके तहत एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का समर्थन मिलता है। एंड फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में कई बार हम बात कर चुके हैं। इसमें 10 से 20 लोग होते हैं जो मिलकर सेविंग्स और क्रेडिट एक्टिविटीज़ करते हैं एंड इससे महिला एम्पावरमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों ही इंक्रीज होता है। ठीक है, सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन, which initiative won the gold award under the central level initiatives कैटेगरी ऑफ द नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2026? कौन सा इनिशिएटिव है जिसने गोल्ड अवार्ड जीत लिया है इस कैटेगरी में? द आंसर इज बी ऑप्शन, एग्री स्टैक। ठीक है, तो 20th नेशनल ई गवर्नेंस वेबिनार रिसेंटली ऑर्गेनाइज हुआ ऑन द थीम ऑफ गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एंड इस वेबिनार में शोकेस किया गया 2 नेशनल अवार्ड विनिंग डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव्स। पहला था एग्री स्टैक, ठीक है, एंड दूसरा यहाँ पर जो था वो क्या था? ये है ई जागृति। ठीक है, तो एग्री स्टैक को डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने एंड इसको गोल्ड अवार्ड मिला अंडर द सेंट्रल लेवल इनिशिएटिव्स कैटेगरी। ई जागृति की बात करेंगे तो इसको डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एंड इसको सिल्वर अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो एग्री स्टैक ना बेसिकली एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको बनाया गया है 3 कोर रजिस्ट्रीज के ऊपर। ठीक है, पहला है फार्मर्स रजिस्ट्री, दूसरा है क्रॉप सोन रजिस्ट्री और तीसरा है जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप। ठीक है, वहीं जो ई जागृति है आपका, ये एक यूनिफाइड डिजिटल इकोसिस्टम आपको प्रोवाइड करता है जिससे आप नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशंस को आपस में कनेक्ट करते हैं फॉर एंड टू एंड कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, तो गोल्ड अवार्ड मिला है एग्री स्टैक को एंड सिल्वर अवार्ड यहाँ मिला है ई जागृति को। दोनों ही फैक्ट्स याद रखिएगा। ठीक है, ई गवर्नेंस से क्या समझते हैं आप? ई गवर्नेंस का मतलब ये हो गया कि जो भी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ और स्कीम्स आ रही हैं उनको डिजिटल तरीके से कॉमन पब्लिक तक पहुंचाना। ठीक है, एंड डिजिटल इंडिया जो मिशन है हमारा ई गवर्नेंस को तेज़ी से बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया था 2015 में। ओके, सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम इसी के साथ कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स के भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट है इंडियन एयरफोर्स ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला रिसीव्ड विच गैलेंट्री अवार्ड ड्यूरिंग द 77th एडिशन ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन? तो शुभांशु शुक्ला को यहाँ पर मिला था अशोक चक्र। अमोक सिरनूकर
who has been selected for the Postdoctoral Top Mentor Award 2026 by Purdue University belongs to which Indian state? The answer is Karnataka. Which state won the national award for most proactive state under the Regional Connectivity Scheme उड़ान in the non-priority area category? ये अवार्ड जीत लिया है उत्तर प्रदेश ने. Who is the author of the recently released book Bringing the Cheetah Back to India? इस किताब को लिखा है मिस्टर प्रशांत अग्रवाल ने. Who has become India's youngest male analog astronaut after successfully completing a simulated lunar habitat mission? ऐसा करने वाले इंडिया के youngest male analog astronaut बन गए आदित्य पांड्या. Which Manipuri film won the 79th BAFTA Award 2026 for Best Children's and Family Film? ये मूवी है बूंग. Who became India's first woman fighter combat leader in August 2026? इंडिया की first woman fighter combat leader बनी है भावना कंठ. ठीक है. सो ये थे कुछ हमारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चंस. ओके, नाउ यहाँ पर मूविंग टू फिफ्थ क्वेश्चन. व्हाट इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम आशा स्कीम? पीएम आशा स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए. सो पीएम आशा स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान. ठीक है. एंड इसका बेसिक एम क्या था? टू एंश्योर रेम्यूनरेटिव प्राइसेस फॉर आवर फार्मर्स. ठीक है. तो रिसेंटली हुआ क्या है? ओरिजिनली तो देखा जाए तो ये स्कीम लॉन्च हुई थी सितंबर 2018 में. किस लिए? हमारे मिनिमम सपोर्ट प्राइस के इम्प्लीमेंटेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस को इंश्योर करने के लिए फॉर द फार्मर्स. तो यहाँ पर पर्पज़ है हमारे फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम डिस्ट्रेस सेल्स जब मार्केट प्राइसेस जो हैं वो फॉल हो जाती हैं बिलो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एंड साथ ही यहाँ पर सपोर्ट करना कंज्यूमर प्राइस की स्टेबिलिटी को. ठीक है. तो फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 2026 to 27 7,200 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर एलोकेट किए गए हैं पीएम आशा को. एंड पीएम आशा में 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं. पहला है प्राइस सपोर्ट स्कीम, दूसरा है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, तीसरा है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम एंड चौथा है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम. ठीक है. तो डू रिमेंबर पीएम आशा स्कीम जो है इसका मेन पर्पस क्या होता है? टू एंश्योर रेम्यूनरेटिव प्राइसेस फॉर आवर फार्मर्स. ठीक है. असल में ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना, ये एक गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड प्राइस होता है जो किसानों को क्रॉप्स के लिए दिया जाता है. इंडिया में एमएसपी सिस्टम हमारे एग्रीकल्चर के लिए 1960s से लगभग चला आ रहा है. एंड किसानों को एमएसपी पर खरीदने के लिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिम्मेदार होता है. ठीक है. प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड से आप क्या समझते हैं? तो इसका मतलब है प्राइस में एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस को रोकने के लिए फ़ंड क्रिएट करना. इस फंड से बाज़ार में एक्सेस सप्लाई होने पर प्राइस को स्टेबलाइज किया जाता है एंड इसकी हेल्प से कमोडिटीज़ के प्राइस में जो फ्लक्चुएशन है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है. ठीक है. सो बी ऑप्शन हियर इज़ द करेक्ट आंसर. कमिंग टू सिक्स्थ क्वेश्चन. वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे कब हम ऑब्जर्व करते हैं एनुअली? द आंसर इज़ सी ऑप्शन 21 अगस्त. ठीक है. तो 21 अगस्त को हम हर साल ये दिन ऑब्जर्व करते हैं. किस लिए? हमारे ओल्डर पीपल के कंट्रीब्यूशन और उनके एक्सपीरियंसेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए. ठीक है. तो ये दिन हाईलाइट करता है कि क्या इश्यूज़ हैं कंसर्निंग आवर सीनियर सिटीजन, जैसे उनका हेल्थ केयर हो गया, फिनेंशियल सिक्योरिटी, सोशल इंक्लूजन एंड डिग्निटी. साथ ही हम प्रमोट करते हैं इस दिन हेल्दी एजिंग और इंटर जनरेशनल रिस्पेक्ट को. ठीक है. तो इस ऑब्जर्वेंस को पहली बार प्रोक्लेम किया गया था 1988 में यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन की तरफ से. ठीक है. सिंपली यू हैव टू रिमेंबर कि वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे हर साल हम 21 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है. सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ केयर में खास ध्यान क्रोनिक डिजीज़ के रिगार्डिंग रखा जाता है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल एजिंग इश्यूज़ और हेल्थ केयर पॉलिसीज़ पर गाइडलाइंस भी जारी की हैं. एजिंग पॉपुलेशन के लिए जेरियाट्रिक्स मेडिकल स्पेशलिटी डेवलप हुआ है. ठीक है. सो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर. और इस तरह के जो डेज एंड थीम्स के क्वेश्चन होते हैं ना, यूजुअली 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे अक्सर पूछा जाता है. तो चलिए यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स भी देख लेते हैं. फर्स्ट विच सिटी इज़ द वेन्यू फॉर द 11th एडिशन ऑफ ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग? इसके लिए कौन सी जगह वेन्यू थी? द आंसर इज़ गुरुग्राम, हरियाणा. कारगिल विजय दिवस कब हम मनाते हैं? तो ये दिन सेलिब्रेट होता है 26 जुलाई को. वर्ल्ड एलिफेंट डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? सो द आंसर इज 12 अगस्त. वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? तो ये दिन हम सेलिब्रेट करते हैं 17 जुलाई को. प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक इन इंडिया इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ड्यूरिंग विच पीरियड? द आंसर इज 1 अप्रैल to 7 अप्रैल.
नेक्स्ट है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। ये एनुअली हम कब ऑब्जर्व करते हैं? द आंसर इज 18th May। द एग्जीबिशन गाउ टेक 2026 इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? द आंसर इज पुणे। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स। ओके, Coming to 7th question, which organization launched Terrier Cyber Quest 2026 in collaboration with CyberPeace? आपको बताना है Terrier Cyber Quest ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया? द आंसर इज ए ऑप्शन, टेरिटोरियल आर्मी। ठीक है, तो टेरिटोरियल आर्मी ने कोलाबरेट किया साइबर पीस के साथ एंड मिलकर इन्होंने लॉन्च किया है टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 एंड ये एक नेशनल लेवल का हैकेथॉन है जिसका फोकस है डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन डोमेन चैलेंजेस। इस इनिशिएटिव के थ्रू हम पार्टिसिपेशन सीख करते हैं फ्रॉम एकेडमिया, इंडस्ट्री, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड द आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, टेरिटोरियल आर्मी। बेसिकली टेरिटोरियल आर्मी इंडिया की रिजर्व सेना होती है जो वॉर में रेगुलर सेना की हेल्प करते हैं। ठीक है, एंड टेरिटोरियल आर्मी के जो जवान हैं ये पार्ट टाइम सोल्जर्स होते हैं जो अपनी नॉर्मल जॉब्स के साथ साथ सर्विस भी देते हैं कंट्री के लिए। ओके, एंड इसकी फॉर्मेशन 1949 में हुई थी। बात करेंगे यहाँ पर साइबर पीस की, तो जो साइबर पीस है ना, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस और एजुकेशन प्रमोट करता है। साइबर पीस ग्लोबल साइबर थ्रेट्स से मुकाबला करने के लिए कोलैबोरेशंस भी करता है एंड साइबर पीस हैकेथॉन्स और वर्कशॉप्स के जरिए यूथ को साइबर सिक्योरिटी में ट्रेन करता है। ठीक है, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर। Coming to 8th question, which Indian won her second consecutive Under-20 World Wrestling Championship title in the Women's 76 kgs category? तो कौन से इंडियन हैं इनमें से जिन्होंने अपना सेकेंड कंसेक्यूटिव Under-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप जीत लिया है? हर नेम इज़ काजल धोचक। ठीक है, तो इन्होंने दूसरा अपना Under-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप टाइटल जीता दूसरी बार लगातार इन द वुमेन 76 kgs कैटेगरी। इन्होंने फाइनल्स में हराया था चाइना की जिंगरू सून को 7-0 से इन द फाइनल्स टू सिक्योर द गोल्ड मेडल। एंड यहाँ पर तनु शर्मा ने सिल्वर मेडल जीता इन द वुमेन्स 72 kgs कैटेगरी। इन्होंने फाइनल्स में जापान की प्लेयर किसाटो योशिदा को हराया था। ठीक है, एंड सविता ने यहाँ पर सिल्वर सिक्योर किया इन द 62 kgs कैटेगरी। इन्होंने फाइनल्स में जापान की प्लेयर सकुरा ओनिशी को हराया था बाय टेक्निकल सुपीरियरिटी। ठीक है, तो डू रिमेंबर ये चैंपियनशिप दूसरी बार लगातार जीत लिया है काजल धोचक ने। ठीक है, रेसलिंग की बात करेंगे तो रेसलिंग का इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी क्या है? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। ठीक है, एंड रेसलिंग में मैच ड्यूरेशन जनरली 6 मिनट्स का होता है, 2 राउंड होते हैं 3-3 मिनट के इसमें। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर थोड़े स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ भी देख लेते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर हरजिंदर कौर वन विच मेडल एट द एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप्स 2026? तो हरजिंदर कौर ने यहाँ पर कौन सा मेडल जीता है इस चैम्पियनशिप में? द आंसर इज ब्रोंज मेडल। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू सिक्योर अ टॉप 5 ग्लोबल फिनिश ऑन डेब्यू इन द IAM UAE कार्टिंग चैम्पियनशिप? द आंसर इज अतीका मीर। Which country is the host of World Indoor Athletics Championships 2028? So the answer is India. Keepa Miro won which medal in women's javelin throw F1-2 category at the 24th edition of National Para-Athletics Championships 2026? यहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। Who was named as the World Athlete of the Year Men in 2025? इनका नाम क्या है? इनका नाम है अरमंद डुप्लांटिस। Who won Indian Open 2025 squash women's title in Indore? The name is Anahat Singh. Who became the first athlete to run a sub-2-hour marathon in legal race conditions at the 2026 London Marathon? फर्स्ट एथलीट ऐसे कौन है? इनका नाम है सेबेस्टियन सावे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ थे जो ऑलरेडी हमने पहले पढ़े हैं बट हम इनको टाइम टू टाइम इसी तरह से रिवाइज करते रहते हैं। ओके, कमिंग टू 9th क्वेश्चन, The International Day commemorating the victims of acts of violence based on religion or belief is observed annually on which day? ये दिन हम कब ऑब्जर्व करते हैं? द आंसर इज बी ऑप्शन, 22 August को। ठीक है, तो ये दिन बेसिकली विक्टिम्स को ऑनर करता है एंड सर्वाइवर्स को जो कहीं ना कहीं वायलेंस के शिकार हुए एंड परसिक्यूशन के बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ। एंड इस ऑब्जर्वेंस के थ्रू हम हाईलाइट करते हैं कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने की क्या इंपॉर्टेंस है और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो इट प्रमोट्स द फ्रीडम ऑफ थॉट, कंसाइंस एंड रिलीजन एज रिकॉग्नाइज्ड अंडर आर्टिकल नंबर 18 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट। ठीक है,
द इंटरनेशनल डे कमोमरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ, ये हम 22 अगस्त को हर साल ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ में आपके क्रिश्चियन, मुस्लिम और सिख्स आते हैं। एंड इनकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने डिफरेंट लॉज भी बनाए हैं। एंड प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ यूनाइटेड नेशंस की भी प्रायोरिटी है, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हियर। कमिंग टू 10th क्वेश्चन, who has been selected for the 47th edition of सरला पुरस्कार for the poetry collection विश्वास दे पृथ्वी। तो 47th एडिशन सरला पुरस्कार का किसको दिया जा रहा है? द आंसर इज बी ऑप्शन, आशुतोष पारिदा, ठीक है। ये एक ओडिया पोइट हैं, ठीक है। इनको सेलेक्ट किया गया है फॉर द 47th एडिशन ऑफ सरला पुरस्कार। इनको इनकी पोइट्री कलेक्शन विश्वास दे पृथ्वी यानी बिलीविंग अर्थ के लिए ये ऑनर दिया जा रहा है। सरला पुरस्कार उड़ीसा का प्रीमियर लिटरेरी अवार्ड है, बहुत ही पुराना, फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू ओडिया लिटरेचर। एंड इस अवार्ड को ओरिजिनली 1980s में फॉर्म किया गया था इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से। ये एक चैरिटेबल विंग होती है IMFA ग्रुप की, ठीक है। एंड ये जो एनुअल अवार्ड है इसमें कैश प्राइज होता है, एक साइटेशन होता है, साथ ही जो ओडिया लिटरेचर हैं उनके क्रिएटिव एक्सेलेंस को ये ऑनर रिकॉग्नाइज भी करता है, ठीक है। तो 47 सरला पुरस्कार है ये, जो दिया जा रहा है आशुतोष पारिदा को, किस लिए? इनकी किताब विश्वास दे पृथ्वी के लिए, ठीक है। तो बी ऑप्शन हियर इज द करेक्ट आंसर। फाइन, चलिए हम इसी के साथ कुछ एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड न्यूज़ भी देख लेते हैं। फर्स्ट है वेस्टर्न ट्रैगोपैन दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज द स्टेट बर्ड ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो ये स्टेट बर्ड है हिमाचल प्रदेश के लिए। व्हाट इज दिस सिफोस्टेमा अनमलाई दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? तो ये एक न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट स्पेशीज है। A new plant species named as Melanoceris penri was recently discovered in which Indian state? The answer is Sikkim. नेक्स्ट है बरना वपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। व्हाट इज़ बायो रेमेडिएशन दैट वाज रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज़? तो ये क्या होता है? यूजिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू रिमूव और ब्रेक डाउन द पॉल्यूटेंट्स। ये प्रोसेस पूरा बायो रेमेडिएशन कहलाता है। द रेयर सी स्लग डिस्कोडोराइड सेबुनसिस हैज़ बिन रिकॉर्डेड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम एट विच प्लेस? द आंसर इज मुंबई। एंड लास्ट है यहाँ पर गिप्लोथोरेक्स सेंटीबेरनी एंड ओरिक्थेस एलिने दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ बिलोंग्स टू विच स्पेशीज? तो ये फिश की स्पेशीज हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू 11th क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द होस्ट ऑफ द 2027 फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप? तो 2027 में फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप को कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? द आंसर इज बी ऑप्शन, ब्राज़ील, ठीक है। तो फीफा ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि ब्राज़ील होस्ट कंट्री रहेगी फॉर द 10th एडिशन ऑफ द फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप, जो कि 24 जून से लेकर 25 जुलाई तक होने वाला है नेक्स्ट ईयर। एंड ये लैंडमार्क इवेंट it marks the first time that a South American nation will host this prestigious tournament. मैचेस खेले जाएंगे डिफरेंट ब्राज़ीलियन सिटीज़ में लाइक रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ीलिया, साओ पालो एंड सैल्वाडोर, ठीक है। तो ये हिस्टोरिक जो मराकाना स्टेडियम है रियो डी जेनेरियो में, इट विल बी वन ऑफ द प्रोमिनेंट वेन्यूज़ फॉर दिस चैम्पियनशिप, ठीक है। तो 2027 का फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप होगा ब्राज़ील कंट्री में, डू रिमेंबर इट, ओके। फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप पहली बार कब हुआ था? 1991 में। एंड यूएसए ने सबसे ज़्यादा बार अभी तक वुमेंस वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। ब्राज़ील की बात कर लेते हैं। ब्राज़ील लास्ट ईयर ब्रिक्स के लिए होस्ट था, ठीक है, इसने ब्रिक्स को होस्ट किया था। एंड इसके अलावा COP30 भी ब्राज़ील में हुआ था, ब्राज़ील के बेलेम शहर में, ओके। एंड COP31 के लिए वेन्यू आपको बताना है कि 2026 में COP31 कहाँ पर हो रहा है। एंड COP32 के लिए वेन्यू कौन सी जगह थी? इट वॉज एथियोपिया। 2027 में COP32 होगा जो कि एथियोपिया कंट्री में होगा। नाउ कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? कौन सी कंट्री के लिए ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं? द आंसर इज ए ऑप्शन, बांग्लादेश, ठीक है। तो ये एक वेटरन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी लीडर हैं और इनको इलेक्ट किया गया है एज द 23rd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश कंट्री। इन्होंने 255 वोट्स यहाँ पर सिक्योर किए, जहाँ पर इन्होंने फॉर्मर आर्मी ऑफिसर ओली अहमद को हराया, जिनको सिर्फ और सिर्फ 88 वोट्स ही मिले थे। तो टोटल 343 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने पार्टिसिपेट किया है इनके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। एंड ये इलेक्शन हुआ है जातीय संसद में, जो कि बांग्लादेश की पार्लियामेंट का नाम है। तो ये फर्स्ट मल्टी कैंडिडेट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था बांग्लादेश का इन 35 ईयर्स, ठीक है। तो डू रिमेंबर मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर प्रेसिडेंट बन गए हैं बांग्लादेश कंट्री के लिए, ओके।
बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर भी नए अपॉइंट हुए हैं एंड इनका नाम क्या है? इनका नाम है मिस्टर तारिक रहमान, ठीक है। एंड यहाँ पर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है खलीलुर रहमान, ये भी न्यूज़ में है बहुत ज़्यादा। एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? तो खलीलुर रहमान ना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो 81st सेशन होने वाला है सितंबर मंथ में, उसके लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई खलीलुर रहमान इज़ ऑल्सो इन न्यूज़, ओके। बांग्लादेश की बात करेंगे तो यहाँ पर जो कैपिटल सिटी है वो है ढाका एंड ये साउथ एशिया में लोकेटेड है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली है, ठीक है। इसी के साथ हम लास्ट में चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ चेकआउट कर लेते हैं। फर्स्ट है द कारून रिवर रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बुल शार्क्स इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये रिवर है ईरान में। विच कंट्री इज होम टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉम्प्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट? ये कहाँ पर है? द आंसर इज चाइना। सनाई तकाची ये कौन से कंट्री में फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं? द आंसर इज जापान। ऑल्सो डोंट फॉरगेट कि ये जापान की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं। अंद्रास बाका हैज़ बिन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये रिसेंटली प्रेसिडेंट बने हैं हंगरी के लिए। इंडिया एंड विच कंट्री हैव जॉइंटली लॉन्च्ड the new agricultural venture Semio 4 Limited to boost sustainable agricultural technologies? The answer is Israel. Which word was selected as the word of the year 2025 by Oxford University Press? ये word था rage bait. Where is the headquarters of the International Seabed Authority located? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जमाइका के किंगस्टन में, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एंड इसी के साथ हमारे आज के 12 करंट अफेयर्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई रियली होप कि आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। आप देख सकते हैं कि 12 करंट अफेयर्स यानी 12 क्वेश्चंस करने के साथ साथ हमने हर 6 स्लाइड में 7 क्वेश्चंस और डिस्कस किए जो पुराने थे और इस तरह से 42 क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग हमने 54 to 55 क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो एक छोटे से सेशन में, सिर्फ आधे घंटे के सेशन में आपने 55 न्यूज़ इस तरह से देखी हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगी कि ये एक आपके लिए फ्रूटफुल सेशन रहेगा। अगर आपने थोड़ा सा टाइम हमारे चैनल को दिया तो इसका आउटपुट आपको हैवी मिलेगा एंड आप काफ़ी कुछ ज़रूर सीख कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग क्विकली रिवीजन भी कर लेते हैं। हम लास्ट में एक दिन पहले के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं यहाँ पे। तो कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द नेशनल रिपोर्ट ऑन डीप सी एंड डिस्टेंट वाटर फिशरी रिसोर्सेज ऑफ द इंडियन EEZ? द आंसर हियर इज सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी। वेस्ट बंगाल ने अपना पहला कौशल महोत्सव किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया? द आंसर इज दक्षिण दिनाजपुर। Next day, where was the Indian Navy inaugurated the shore-based launch and recovery system test plinth? The answer is Visakhapatnam. Unicorn is an advanced naval communication mass system developed by which country? इसको develop किया जापान ने। Which state has become the first landlocked state in India to export value-added tilapia fish product? This is Chhattisgarh. GSAT-1A is an Earth observation satellite of which space organization? The answer is ISRO, Indian Space Research Organization. Where was the 8th edition of BRICS Working Group on Ocean and Polar Science and Technology held? The answer is Goa. वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप डे ये हम एनुअली कब मनाते हैं? तो 21 अगस्त को। विच डैम इन उत्तर प्रदेश हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज एज अ वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर? दिस इज परिचा डैम। Who became the world's youngest male CA at the age of 16 years and 141 days according to Guinness World Record? इनका नाम है लक्ष्मण मयप्पन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप फर्दर इनकी डिटेलिंग समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफ़र करिएगा। वहाँ पर हमने बहुत ही डिटेल में इन क्वेश्चंस के बारे में बात की है, ठीक है। तो विद दिस यहाँ पर हमारा सेशन अब कंप्लीट होता है एंड बिफोर वाइंडिंग अप लेट मी टेल यू दैट दिस क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ अवर डेली 20 MCQs क्विज सीरीज इन GK टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं एंड वहाँ से आप इस कोर्स को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, जिसके बाद हम आपको डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चंस अलॉन्ग विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसी तरह से प्रोवाइड करेंगे जो कि आपकी प्रिपरेशन को फर्दर स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं अब एंड टिल देन स्टे ट्यून। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये क्लास कैसी लगी है, ठीक है। आपका फीडबैक हमारे लिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एंड इन केस यू लाइक इट तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एज वेल। तो कल तक अब वेट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। विद दिस बीनू ज़हद सना साइनिंग ऑफ।